स्वागत है आपका द रेडियन सब यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग देर डिस्कस कर रहे हैं, पेज नंबर 6 के पहले पैराग्राफ के लास्ट में थे हम लोग। द मेन थ्रस्ट ऑफ द डीकंस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग इज़ टू ओपन अ टेक्स्ट टू अ फ्री प्ले ऑफ मीनिंग। कि जो मेन थ्रस्ट है डीकंस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग का वो ये है कि किसी भी टेक्स्ट को फ्री प्ले ऑफ मीनिंग के लिए छोड़ दिया जाए and liberate it from all kinds of fixed, authoritarian and dogmatic adherence to a privileged meaning, जिससे कि एक पर्टिकुलर जो फिक्स्ड अथॉरिटेरियन या डॉगमेटिक एडहेरेंस हो चुका है मीनिंग का, उससे उसको बाहर निकाला जा सके, एक प्रिविलेज्ड मीनिंग से बाहर निकाला जा सके। ये डिकंस्ट्रक्टिव रीडिंग का मेन ऑब्जेक्टिव देखा जा सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। One can well imagine the implications of such a move to the study of literary text। कह रहे हैं कि इस मूव का इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है लिटरेरी टेक्स्ट के लिए, वो हम कल्पना कर सकते हैं। We can imagine it. We'll analyze in greater detail the implications of Derridan ideas in the field of study called literature or literary criticism. But at present, we will analyze the seminal essay, Structure, Sign and Play in the Discourse of Human Sciences। कह रहे हैं कि इसके बारे में, इसका लिटरेचर पर और लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर क्या असर पड़ा दर्दियन आइडियाज़ का, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल उनका जो एसे है, जो है सिलेबस में, उसे डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंसेस, विच इनॉग्रेटेड दीज आइडियाज़, जिसने शुरुआत की थी इन आइडियाज़ की, एंड कंटेंट इट इन एन एम्ब्रायनिक मैनर। और क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इनॉग्रेट, यानी शुरुआत की इसने, इस पर्टिकुलर सेमिनल एसे ने शुरुआत की इन एन एम्ब्रायनिक मैनर। यू अंडरस्टैंड एम्ब्रायनिक स्टेज क्या होता है? भ्रूण अवस्था जो होती है, जब कोई बच्चा गर्भ में आता है माँ के, तो पहले क्या वो भ्रूण अवस्था में होता है, धीरे धीरे फिर वो शिशु बनता है। तो वो एम्ब्रायनिक स्टेज यानी एकदम शुरुआती स्तर, वो आपको इनके इस ऐसे में समझ में आएगा, क्योंकि उसके बाद की तमाम जो राइटिंग्स हैं वो इसी से इन्फ्लुएंस्ड हैं, इसी का एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं आपकी हैं। मैनर मोस्ट ऑफ द आइडियाज़ विच Derrida took up for elaborate discussion in his subsequent books, है ना। बाद में आने वाली किताबों में इन्हीं चीज़ों को उन्होंने डिस्कशन के लिए लिया है काफ़ी डिटेल में। So this particular essay, Structure, Sign and Play in the Discourse of Human Sciences, was read at colloquium at Johns Hopkins University। तो जैसे कॉन्फ्रेंस और सेमिनार वगैरह होते हैं, वैसे ही कोलोक्वियम भी होता है। तो जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी जो कि यूएसए में है, वहाँ 1966 में एक कोलोक्वियम हुआ था और उस समय ये ऐसे पढ़ा गया था। इट वाज रेड। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, आजकल तो ज़रूर अवगत हो गए होंगे इस यूनिवर्सिटी के नाम से। ख़ास करके जो पैंडेमिक आया हुआ है, इसके तमाम अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं इस यूनिवर्सिटी के लेवल से। ख़ास करके अगर आप BBC न्यूज़ की वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि एक जो लगातार अपडेट्स आते हैं वो इसी यूनिवर्सिटी के डेटा के हिसाब से आते हैं अपडेट्स। दिस essay was supposed to explain the merits of structuralism। ये जो ऐसे था, ऐसे माना गया था कि जो उनका प्रेजेंटेशन था Derrida का वहाँ पर USA में, इस यूनिवर्सिटी में कोलोक्वियम में 1966 में, ऐसी एक उम्मीद थी कि उसमें स्ट्रक्चरलिज्म की मेरिट के बारे में बात की जाएगी एज अ मेथडोलॉजी टू द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड। उस मतलब मेरिट्स को ही डिस्कस किया जाएगा इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड से। तो क्या मतलब ये इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि भाई Derrida कहाँ से थे? फ्रांस से थे, तो वो फ्रेंच स्ट्रक्चरलिज्म की बात करने वाले थे, ऐसी उम्मीद की जा रही थी
कि वो उसकी मेरिट्स के बारे में इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड को बताएंगे। Ironically, instead of promoting structuralism, it put a death nail on the method। कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म को प्रमोट क्या करते, उन्होंने ताबूत की अंतिम कील ठोक दी। डेथ नेल, जैसे जब किसी को दफनाया जाता है ना तो बाद में ताबूत में जो कील ठोकी जाती है वो डेथ नेल, यानी स्ट्रक्चरलिज्म को पूरी तरह से धराशायी ही कर दिया। और तभी तो यहाँ से पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की शुरुआत मानी जाती है। वो हमारे हिंदी में कहावत है ना, आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास। हालांकि ये पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी आए थे स्ट्रक्चरलिज्म डिस्कस करने, उसकी मेरिट बताने, और पता चला कि उसी को उखाड़ करके फेंक दिया। तो दिस वाज द आयरनी। उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को में डेथ नेल ठोंक दिया एंड अशर्ड इन द मूवमेंट नाउ कॉल्ड एज पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। और तब यहाँ से ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दरिदा का है, द वे ही प्रेजेंटेड हिज थॉट्स इन द सेमिनल ऐसे। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है ये आपको जो ओरिजिनल टेक्स्ट इनका इंग्लिश में पब्लिश हुआ है, जो एंथोलॉजी है डेविड लॉज की, जिसमें तमाम एसेज हैं, उसमें भी ये इन्फो आपको मिल जाएगा शुरू में ही। ठीक है। इट शुड बी ऑब्वियस बाय नाउ दैट द एसे इन क्वेश्चन इज़ अ मेडिटेशन ऑन द मेथडोलॉजी ऑफ स्टडिंग ह्यूमन साइंसेस। क्या खूबसूरत वर्ड है, मेडिटेशन। कह रहा है कि ये ऐसे मेडिटेट करता है मेथडोलॉजीज़ पर जो ह्यूमन साइंसेस की स्टडी करने के लिए यूज़ की जाती हैं, उन पर मेडिटेट करता है, उन पर मनन चिंतन करता है। इन एन इंक्वायरी, हाउ वन कंडक्ट्स एन इंक्वायरी इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज वॉट इज़ बीइंग इंक्वायर्ड। किसी भी इंक्वायरी में दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। क्या? इंक्वायरी तो इम्पॉर्टेंट होती ही है, साथ ही में ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि किस चीज़ की इंक्वायरी की जा रही है। दिस हाउ इज़ द मेथड ना, हाउ वन कंडक्ट्स एन इंक्वायरी लिखा है ना, तो ये जो हाउ है यही मेथड है, कैसे, दैट इज़ मेथड। अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ मेथड इज़ कॉल्ड मेथडोलॉजी। लीजिए, एक लाइन में डेफिनेशन मिल गई आपको। अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ मेथड इज़ कॉल्ड मेथडोलॉजी। मेथड की सिस्टमेटिक स्टडी को हम क्या बोलते हैं? मेथडोलॉजी बोलते हैं। समटाइम्स द मेथडोलॉजी एम्प्लॉयड कुड बी एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द आउटकम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। कह रहा है कि कुछ कभी कभी क्या होता है, कौन सी मेथडोलॉजी अपनाई गई है वो एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होती है इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट की। ऑब्वियस है, किस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को आप देख रहे हैं उसी हिसाब से तो आउटकम निकल करके आता है ना। Derrida's essay predicts that due to the employment of concepts like structure, sign, and play, the nature and mode of investigation in the field of human science is bound to change in the future। तो देरिदा इस बात को प्रेडिक्ट करते हैं, कहते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, स्ट्रक्चर का, साइन का, प्ले का, ये सारे वर्ड्स आप देखेंगे इनके ऐसे के नाम में क्लियरली विजिबल है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं स्ट्रक्चर, साइन, प्ले के, ये नेचर और मोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्या कह रहा है? द नेचर एंड मोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन साइंस इज बाउंड टू चेंज इन द फ्यूचर। इन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को एम्प्लॉय करने के बाद, अप्लाई करने के बाद, यूज़ करने के बाद कह रहा है इन्वेस्टिगेशन का नेचर और मोड चेंज होगा, जो कि ह्यूमन साइंसेस की फील्ड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आने वाले समय में ये चेंज होगा। ही प्रपोज्ड दैट इन फ्यूचर देयर विल बी टू मोड्स ऑफ रीडिंग अ टेक्स्ट। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि आने वाले समय में दो तरीके होंगे टेक्स्ट को पढ़ने के, या तो टेक्स्ट को पढ़ने के, या तो फेनोमेनन को पढ़ने के, या तो ऑब्जेक्ट को जो कि इन्वेस्टिगेशन के
लिए यूज़ किया जा रहा है। इन सबों को देखने के दो तरीके होंगे। वन वुड बी द ट्रेडिशनल मोड ऑफ रीडिंग, एक तो तरीका होगा ट्रेडिशनल मोड ऑफ रीडिंग का और इंक्वायरी, विच वुड ट्राई टू रिकवर द सपोज्ड ओरिजिन, जिसमें ये रिकवर करने की कोशिश की जाएगी कि शुरुआत इसकी क्यों हुई, कैसे हुई है, हिस्ट्री और इंटेंट ऑफ द ऑथर ऑफ द टेक्स्ट, या पर्टिकुलर टेक्स्ट का ऑथर कहना क्या चाहता है, उसका इंटेंशन क्या है कहना। ये ट्रेडिशनल मेथड हो गया रीडिंग का, इंक्वायरी का। द अदर वुड बी अ क्रिटिकल वन, लेकिन दूसरा जो होगा वो क्रिटिकल होगा, which will expose the various assumptions and features in the supposed coherence of the earlier reading। जो दूसरी रीडिंग होगी, जो दूसरी इंक्वायरी होगी, वो क्या होगी, वो पहली इंक्वायरी के कुछ वेरियस assumptions और features जो हैं, जो कि लगता है कि वो उसको कोहेरेंट बना रहे हैं, उसको क्रिटिकली एनालाइज करेगा। यानी कह सकते हैं कि जो दूसरा मेथड होगा रीडिंग का या इंक्वायरी का, दैट विल बी द रीडिंग ऑफ द फर्स्ट वन, उसकी क्रिटिकल रीडिंग। यानी पहली जो रीडिंग हुई उसमें क्या क्या कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ फीचर्स हैं, उसको कैसे वो दिखता है कि चीज़ों को वो कोहेरेंट बना रहे हैं जबकि वो सच नहीं है, तो उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए रीडिंग होगी, एक क्रिटिकल रीडिंग होगी। ये दूसरा मेथड होगा, सेकेंड मेथड ऑफ इंक्वायरी और सेकेंड मेथड ऑफ रीडिंग। Derrida asserted that without the simultaneous pursuit of both these readings, human sciences cannot do justice to the contemporary episteme। उनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता है, अगर दोनों मेथड्स यूज़ नहीं करते हैं, दोनों मेथड्स अप्लाई नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं कंटेम्प्रेरी एपिस्टेमी के साथ जस्टिस नहीं होगी। एपिस्टेमी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, दिस इज़ philosophical world, this is obviously connected with the philosophy। एंशियंट ग्रीक ओरिजिन का वर्ड है एपिस्टेमी, जिसका मतलब नॉलेज से है, कॉग्निशन से है। ठीक है, मेरी वेबसाइट में खोजेंगे तो ये पर्टिकुलर वर्ड की डेफिनेशन नहीं मिलेगी आपको, या उसकी मीनिंग नहीं मिलेगी। एपिस्टेमी से जुड़ा हुआ वर्ड है एपिस्टेमिक, जिसको कॉग्निटिव बोलते हैं, वो वर्ड मिलेगा आपको। तो कह रहे हैं कि दोनों तरीक़ों को अप्लाई करना होगा, तभी कंटेम्प्रेरी एपिस्टेमी के साथ एक कह सकते हैं कि सही व्यवहार होगा, एक सही निर्णय होगा, जस्टिस होगा उसके साथ। What according to Derrida constitutes the contemporary episteme। अब बात यह है कि कंटेम्प्रेरी एपिस्टेमी कैसे बनता है देरिदा के हिसाब से। कंटेम्प्रेरी एपिस्टेमी का निर्माण कैसे होता है। इन दिस पर्टिकुलर एसे ही ड्रॉज इनसाइट्स फ्रॉम वेरियस ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। तो ये बताने में अलग अलग ब्रांचेस ऑफ नॉलेज से वो कुछ इनसाइट्स लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, इंक्लूडिंग लिंग्विस्टिक्स, साइकोलॉजी, फिलॉसफी एंड एंथ्रोपोलॉजी। उसमें भी ख़ास करके ये जो चार हैं, लिंग्विस्टिक्स, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और एंथ्रोपोलॉजी, इन ऑर्डर टू सब्सटेंशिएट हिज आर्ग्यूमेंट्स, अपने आर्ग्यूमेंट्स को जस्टिफाई करने के लिए, सब्सटेंशिएट करने के लिए, एक कुछ ठोस वजह देने के लिए, उसकी विषय वस्तु बनाने के लिए वो इनसे इंसाइट्स लेते हैं। कहाँ से? लिंग्विस्टिक्स यानी भाषा विज्ञान, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र, और एंथ्रोपोलॉजी जो कि कह सकते हैं कि दैट इज़ समथिंग अदर दैन सोशियोलॉजी, जिसमें हम सोशियोलॉजी में हम क्या करते हैं, डेवलप्ड कल्चर की स्टडी करते हैं, और एंथ्रोपोलॉजी में हम डेवलपिंग कल्चर की स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज एब्रप्ट एल्यूजन्स। अच्छा, ये एल्यूज़न भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, कंफ्यूज नहीं होना है एल्यूज़न को इल्यूज़न से। इल्यूज़न भ्रम होता है, एल्यूज़न क्या होता है, जो वेरियस रेफरेंसेस होते हैं दूसरे टेक्स्ट के, उसको एल्यूज़न कहा जाता है। जैसे जब आप द वेस्टलैंड पढ़ते हैं टी.एस. एलियट का, तो उसमें तमाम एल्यूज़न्स मिलते हैं आपको, तमाम रेफरेंसेस मिलते हैं आपको।
अलग अलग टेक्स्ट के। सो बिकॉज ऑफ हिज एब्रप्ट allusions to several branches of learning and circumlocutionary style, the text is very dense. This is the comment of Professor Patnaik कि जो तमाम एब्रप्ट एल्यूजन्स हैं, जो तमाम ब्रांचेस ऑफ लर्निंग से उन्होंने चीज़ों को लिया है अपनी बात समझाने के लिए, और उनकी जो सर्कमलोकेशनरी स्टाइल है, घुमा घुमा करके बात करने की जो स्टाइल है, इज़ वेरी डेंस एंड डिफ़िकल्ट। ये उसको काफ़ी डेंस और डिफ़िकल्ट बनाती है उनकी स्टाइल को, और इससे क्या होता है, पढ़ने वाले को दिक्कत होती है, कठिनाई होती है। इट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड। इन द कोर्स ऑफ हिज एसे टू ही हिमसेल्फ एडमिट्स, ऐसे का जब ओरिजिनल टेक्स्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, वो खुद एडमिट करते हैं दैट ही हैज़ फेल्ड टू एक्सप्लेन थिंग्स इन ग्रेटर डिटेल। मतलब पढ़ने के बाद आपको लगेगा भाई अभी क्या बच गया। वो कहते हैं कि मैं उस ढंग से नहीं कह पाया चीज़ों को डिटेल में जा कर के जितना कि मुझे कहना चाहिए था। और मज़े की बात यह है कि जितनी चीज़ों को ये कम समझते हैं उसको आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे अरे बाप रे कितना डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन दर्दा के हिसाब से वो डिटेल नहीं है। बोले कि मैं उस ढंग से डिटेल में नहीं जा पाया जिसमें मुझे जाना चाहिए था। आई बिकेम फेल्ड इन दैट एंड बेक्स द इंडल्जेंस ऑफ हिज रीडर्स। और वो कहते हैं कि रीडर अपने आप को इंडल्ज करे चीज़ों को और समझने में। हिज एसे डिमांड्स द एक्वेंटेंस ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ लर्निंग। और ये रीज़न है कि जैसे द वेस्टलैंड को समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रीडिंग की ज़रूरत होती है। जब एल्यूज़न रहेंगे तो ऑब्वियस है आपको बहुत ज़्यादा वेल रेड होना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं समझ पाएंगे आप कितने भी बड़े विद्वान हों। जो दूसरी राइटिंग के रेफरेंसेस अगर मिलते हैं, अगर उन राइटिंग से आप परिचित नहीं हैं तो कैसे आप जो है समझ पाएंगे चीज़ों को। वही हाल है देरदा को समझने में, वही हाल है ओरिएंटलिज्म को समझने में, जो कि एडवर्ड सईद का है। तमाम रेफरेंसेस हैं उनमें। So, his essay demands the acquaintance of a wide variety for learning, but it seems his style is consistent in all his writings. और ऐसा नहीं है कि बस इसी ऐसे में आपको ये विद्वता नज़र आती है, उनकी हर राइटिंग में ये चीज़ मिलेगी आपको। उसको समझने के लिए आपको वाइड वैरायटी ऑफ लर्नर होना पड़ेगा। तमाम जो फील्ड ऑफ स्टडीज़ है उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्या expecting a lot of ingenuity and erudition on the part of the reader। दो वर्ड आ गए यहाँ पर, ठीक है। रीडर को क्या होना चाहिए, इंजेन्युइटी उसके पास होनी चाहिए और एरुडिशन होना चाहिए। अब इन दो वर्ड को समझना ज़रूरी है भाई। क्या है ये दो वर्ड? इंजेन्युइटी, स्किल दैट अलाउज समवन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, है ना। ऐसी स्किल जो हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, समझने में मदद करे। तो वो स्किल कैसे आएगी? ज़्यादा पढ़ करके आएगी, वेल रेड होकर के आएगी। और एरुडिशन क्या है? वही है इम्प्रेसिव नॉलेज दैट इज़ लर्नड बाय स्टडिंग। इम्प्रेसिव नॉलेज यानी खूब पढ़ने के बाद जो एक इम्प्रेसिव नॉलेज आती है रीडर के पास, वो होनी चाहिए। तो दर्दा को समझने के लिए इंजेन्युइटी और एरुडिशन होनी चाहिए। इवन एलियट ने भी यही बात कही थी जब उनसे कहा गया था आप अपनी इतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में क्यों लिखते हैं, तो बोले थे कि कॉम्प्लेक्स एज है, जब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को डिफ़ाइन करना होगा, बताना होगा, तो ऑब्वियस है लैंग्वेज भी कॉम्प्लेक्स यूज़ करना ही पड़ेगा। तो रीडर को अपना लेवल ऊपर करना पड़ेगा मेरी बातों को समझने के लिए। वही बात यहाँ पर भी है। Probably this very difficult writing reflects his ideology and attitude to life। और ये जो डिफ़िकल्ट राइटिंग है इनकी, इससे पता चलता है उनकी आइडियोलॉजी और उनका एटीट्यूड लाइफ को लेकर के क्या था। In one of his interviews, when asked about the difficulty in his writing, he maintained that he did not mean his writing to be read like popular bestsellers। उनसे पूछा गया था इंटरव्यू में कि भैया काहे इतना डिफ़िकल्ट लिखते हैं, तो बोले कि हम नहीं चाहते कि जो बेस्ट सेलर्स किताबें हैं उसकी तरह से इनकी रचनाएं बिके। तो क्या चाहते हैं भाई
कहे ही थॉट दैट एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग टू बी ईजी एंड सिंपल इज द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ अ सॉफ्ट बुर्जुआ सेंटिमेंट। सब कुछ सिंपल हो जाए, सब कुछ ईजी हो जाए, ये तो एक सॉफ्ट बुर्जुआ सेंटिमेंट है, उसका डिमॉन्स्ट्रेशन है। बुर्जुआ मतलब मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के जो सेंटिमेंट्स है, जो उनकी चाहत होती है कि हर चीज़ सिंपल रहे, हर चीज़ इजी रहे। देखिए ये लाइफ को लेकर के एटीट्यूड है, समझ में आ रही है बात। तो हर जगह आप सिंप्लिसिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा मानना है देरदा का, ऑब्वियस है। तो वो ऐसा नहीं चाहते थे। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एसे इन क्वेश्चन वी मस्ट हैव अ साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ नॉलेज। तो प्रोफेसर पटनायक भी बोल रहे हैं कि ये जो ऐसे हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको समझने के लिए हमारे पास एक साउंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हिस्ट्री ऑफ नॉलेज की। उसमें भी खास करके कम से कम वो चार जो ऊपर जिसकी बात की गई है, वो चार कौन कौन सी चीज़ें हैं बताया मैंने, लिंग्विस्टिक्स, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और एंथ्रोपोलॉजी। कम से कम इन चार की तो जानकारी होनी ही चाहिए, तब आपको देरदा समझ में आएंगे। तो उन चारों में से आज हम बात करेंगे लिंग्विस्टिक्स की। लिंग्विस्टिक्स की कौन सी बात, उसका कौन सा टॉपिक, उसकी कौन सी चीज़ जो हमें जाननी होगी, तब हमें देरदा समझ में आएंगे। देरदा को समझने के लिए ग्राउंड बनाना ज़रूरी है। और यही कारण है कि जब ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ते हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी में जब इसको पढ़ाया गया था, तो इसमें देरदा को डिस्कस करने से पहले फर्डिनेंड दी सैस्योर को पढ़ना ज़रूरी था। उनका जो ऐसे है ऑब्जेक्ट ऑफ लैंग्वेज करके, उसको पढ़ना ज़रूरी था, क्योंकि देरदा को समझने के लिए देरदा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते हैं। तो भैया पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, उसको समझने के लिए आपको पहले स्ट्रक्चरलिज्म समझना पड़ेगा, और स्ट्रक्चरलिज्म को समझने के लिए आपको सैस्योर को पढ़ना पड़ेगा, फर्डिनेंड दी सैस्योर, द स्विस लिंग्विस्ट। ठीक है, तो खैर अभी ऑब्जेक्ट ऑफ लैंग्वेज डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उसमें जो मेन बातें हैं उसकी बात हम करेंगे, जो कि प्रोफेसर पटनायक यहाँ पर डील किए हैं कुछ केवल एक पेज के भीतर, लगभग एक पेज के भीतर है ये, और वो आप जान लेते हैं। तो लिंग्विस्टिक्स के उस पोर्शन से आप कन्फ्रंटेड हो जाएंगे, एक्वेंटेड हो जाएंगे, जो कि आपको ज़रूरी है देरदा को समझने के लिए। ठीक है, चलिए, लिंग्विस्टिक्स यानी भाषा विज्ञान। एंड प्लीज़ माइंड इट, गलती से लिंग्विस्टिक मत बोलिएगा, लिंग्विस्टिक की मीनिंग अलग हो जाती है। लिंग्विस्टिक्स, दिस इज़ द ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेज, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, यही डिफरेंस है लिंग्विस्टिक्स में, और एक होती है फिलॉलजी। फिलॉलजी में भी लैंग्वेज की स्टडी की जाती है, लेकिन वो साइंटिफिक स्टडी नहीं होती है, वो हिस्टोरिकल स्टडी हो जाती है। ठीक है, linguistics. In the course of the essay, we become aware that Derrida is mildly critical of the works of an anthropologist named Claude Lévi-Strauss. जब आप पढ़ेंगे टेक्स्ट तो आपको पता चलेगा कि देरदा जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं क्लॉड लेवी स्ट्रॉस का। क्यों करते हैं इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, लेवी स्ट्रॉस हैड अडॉप्टेड अ मेथडोलॉजी कॉल्ड स्ट्रक्चरलिज्म। क्यों क्रिटिसाइज़ किया इन्होंने लेवी स्ट्रॉस को? क्योंकि उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म यूज़ किया था वाइल इन्वेस्टिगेटिंग हिज एंथ्रोपोलॉजिकल मटेरियल। अपने एंथ्रोपोलॉजिकल मटेरियल को डिस्कस करते समय उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म का यूज़ किया था। इस चीज़ को लेकर के देरदा क्रिटिसाइज़ करते हैं उनको। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, द टर्म्स structure, sign and play which occur in the title of Derrida's essay really belong to this structuralist methodology. और जो उनके essay में ये तीन टर्म हैं, एकदम ध्यान दीजिएगा, ये तीन टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, structure, sign and play which occur in the title of Derrida's essay really belong to this structuralist methodology. ये तीन टर्म इसी स्ट्रक्चरलिस्ट मेथडोलॉजी से बिलोंग करते हैं। इन फैक्ट देरदा वॉज इन्वाइटेड टू द जॉन हॉपकिंस कोलोक्वियम टू एक्सप्लेन फ्रेंच स्ट्रक्चरलिज्म टू द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड। जैसा कि पहले बात हो चुकी है कि उनको इन्वाइट किया गया था फ्रेंच स्ट्रक्चरलिज्म समझाने के लिए। ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड को। देरदा एंडेड अप अंडरमाइनिंग स्ट्रक्चरलिज्म
बुलाया गया था कि आइए फ्रेंच स्ट्रक्चरलिज्म समझाइए, लेकिन इनका ऐसे ख़त्म होते होते, इनका लेक्चर या जो स्पीच है उस पर ये ख़त्म होते होते उन्होंने क्या कर दिया, स्ट्रक्चरलिज्म को ही अंडरमाइन कर दिया। ये अंडरमाइन क्या होता है, पहले भी वर्ड आ चुका है, टू मेक समथिंग वीकर और लेस इफ़ेक्टिव, यूजुअली इन अ ग्रेजुअल वे और अ सीक्रेट वे। किसी चीज़ को धीरे धीरे उस पर वर्क करके उसको कमज़ोर बना देना, उसको लेस इफ़ेक्टिव बना देना धीरे धीरे, ये होता है अंडरमाइन। तो मतलब स्ट्रक्चरलिज्म पर बात करनी शुरू की और करते 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 जब ख़त्म किया तो पता चला कि स्ट्रक्चरलिज्म को ले डूबे, मतलब उसको लेस इफ़ेक्टिव बना दिया, बता दिया कि इसमें ये कमियां हैं। ठीक है, जैसे किसी को कोई पत्रकार बुलाए न्यूज़ स्टूडियो में उनकी प्रशंसा करने के लिए, और पता चले प्रशंसा करने के दौरान इतने सारे क्वेश्चन कर दे कि अल्टीमेटली ये बात खुल करके सामने आ जाए कि सामने जो इंसान बैठा है वो प्रशंसनीय नहीं है, इतनी सारी कमियां हैं, इतनी सारे उसके जो है ख़राब उपलब्धियां कह लीजिए, मतलब जिसके लिए वो बदनाम है या जो उसने कुछ चीज़ें गलत की हैं उसको एक्सपोज कर दे वो, है ना। These terms in the title, rather the whole of structuralist poetics or its methodology has evolved out of modern linguistics. तो ये जो terms हैं structure, sign and play, ये आए कहाँ से हैं? पूरे structuralist poetics में जो ये यूज़ हुए हैं, इनका evolution कहाँ से हुआ है? Modern linguistics से हुआ है, यानी आधुनिक भाषा विज्ञान। Especially from the ideas of the Swiss linguist Ferdinand de Saussure, ख़ास करके जो स्विस लिंग्विस्ट थे फर्डिनेंड de Saussure, उनके एसेज से निकल करके ये चीज़ें आई हैं। Saussure emphasized on a study of language which, instead of looking at the relationship of language with the world, looked at language as an autonomous entity. ध्यान दीजिए, इम्पॉर्टेंट लाइन है, Saussure emphasized on a study of language, उन्होंने इस तरह से emphasize किया लैंग्वेज की स्टडी पर, जो कि instead of looking at the relationship of language with the world, इस बात की परवाह नहीं करता कि लैंग्वेज की क्या रिलेशनशिप वर्ल्ड से है, ठीक है, लुक्ड एट लैंग्वेज एज एन ऑटोनॉमस एंटिटी, बल्कि वो इस बात की परवाह करता है कि लैंग्वेज की स्टडी कैसे की जाए, एक ऑटोनॉमस एंटिटी की तरह की जाए, यानी इसका अपना ही अस्तित्व है, इसकी अपनी दुनिया है, दुनिया से क्या कनेक्शन है लैंग्वेज का, इसकी स्टडी न की जाए, बल्कि लैंग्वेज की दुनिया की स्टडी की जाए, लैंग्वेज को एक अलग एंटिटी मान करके इसकी स्टडी की जाए। कैसे होगा वो समझेंगे अभी आप। इन हिज व्यू, the relationship between the world of objects, उनके हिसाब से जो वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो ये दुनिया है जिसमें तमाम ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसको हम रेफरेंट कहते हैं, यानी जिसको हम रेफ़र कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट्स को, रेफरेंट, एंड द लैंग्वेज विच सपोजिटली डिस्क्राइब्स इट, और भाषा जो कि इन रेफरेंस को डिस्क्राइब करती है उसको हम कहेंगे साइन। ठीक, इज़ नॉट अ नेचुरल फैक्ट, ये नेचुरल नहीं है ना। जैसे एक कुत्ते को चोट लगे या एक कुत्ते को बोलना तो भौंकता है, दैट्स नेचुरल, कनेक्शन है, भौंकने का कनेक्शन कुत्ते के साथ नेचुरल है, ठीक है, लेकिन कुत्ते को कुत्ता कहा जाना दैट इज़ नॉट नेचुरल फैक्ट, ठीक है, बल्कि क्या है वो, बट अ मैटर ऑफ कन्वेंशन, यानी कोई नेचुरल रिलेशन नहीं है रेफरेंट में और साइन में, यानी जिस चीज़ की बात कही जा रही है और उसके लिए जो यूज़ किया जा रहा है, जो उसको नाम दिया गया है, उसमें कोई नेचुरल रिलेशन नहीं है, बल्कि वो क्या है, मैटर ऑफ कन्वेंशन है। कन्वेंशनली उसको ऐसा कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है ना। मतलब जैसे ऐसे समझते हैं ना भाषा को आपकी, जिस औरत ने हमें पैदा किया उससे हम माँ कहते हैं, इंग्लिश में उसी को मदर कहा जाता है, मम्मा कहा जाता है, मम्मी कहा जाता है। तो हम बात तो एक ही इंसान की कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग कल्चर में उसके नाम अलग अलग हो गए,
उसके लिए संबोधन अलग अलग हो गया। तो इसका मतलब ये है इट्स नॉट समथिंग नेचुरल, ये मैटर ऑफ कन्वेंशन है कि क्या मान लिया गया है सोसाइटी के द्वारा, वही होता है कन्वेंशन। ठीक है, कोई नया बच्चा पैदा होता है जब नवजात शिशु, तो क्या होता है, उसके पहले उसका ऐसा कोई नाम नहीं होता है, उसके आसपास के लोग डिसाइड करते हैं कि इसको भी इस नाम से जाना जाएगा, तो आने वाले समय में वो उसी नाम से जाना जाता है। उस नाम का उसकी पर्सनैलिटी के साथ कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है, कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं है, बस कह दिया गया कि इसको इस नाम से जाना जाएगा, वो उस नाम से जाना जाता है। ठीक है, यही बात बोलते हैं सेश्योर भी। इन अदर वर्ड्स, देयर इज़ नो इनहेरेंट मीनिंग इन एनी ऑब्जेक्ट और आइडिया। किसी ऑब्जेक्ट या आइडिया में कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं होती, वो मीनिंग कौन लाता है, हम लाते हैं। इट इज़ द ह्यूमन माइंड विच एट्रीब्यूट्स मीनिंग टू एन ऑब्जेक्ट और आइडिया बाय नेमिंग इट थ्रू लैंग्वेज। किसी भी ऑब्जेक्ट से क्या मीनिंग निकालनी है, किसी भी आइडिया से क्या मीनिंग निकालनी है, ये कौन डिसाइड करता है, ह्यूमन माइंड डिसाइड करता है। यानी मतलब ये हुआ कि कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है या कोई भी पर्टिकुलर वर्ड है, उसकी क्या मीनिंग निकालनी है। जैसे ऐसे समझिए, एक वर्ड है मोल, MOLE, तो वर्ड तो मोल ही है। अब कन्वेंशन के थ्रू हम जानते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में उस पर्टिकुलर वर्ड की मीनिंग क्या होगी। उस मोल को अगर हम बॉडी के किसी हिस्से के रूप में समझने की कोशिश करें, शरीर के किसी हिस्से के रूप में, तो हम कहते हैं शरीर के तिल को मोल कहा जाता है। जो हमारे स्किन पर तिल होता है उसे मोल कहते हैं। ठीक, अब किसी जंतु या जानवर की बात करें, उसके पर्सपेक्टिव में देखें तो मोल का मतलब छछूंदर होता है। चूहों जैसी जो एक प्रजाति होती है, थोड़ा सा मुँह लंबा होता है इंसानों का, इसको छछूंदर कहते हैं। तो मोल तो वर्ड एक ही है, MOLE, लेकिन हम उसको समझ रहे हैं कि कब उसको तिल समझा जाएगा, कब उसको छछूंदर समझा जाएगा। वहीं अगर आप केमिस्ट्री में चले जाते हैं तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आप, पदार्थ की मात्रा के लिए जो यूनिट यूज़ की जाती है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि वो MOLE जो वर्ड है उसकी अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। उसको मीनिंग कौन दे रहा है, हम दे रहे हैं। स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में रख करके, समझ करके, बाय कन्वेंशन हम उसको वो मीनिंग दे रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से चीज़ों, आइडियाज़ पर भी वही बात होती है। किसी भी आइडिया का क्या मतलब होगा, ये अलग अलग जो है अर्थों में उसको समझा जा सकता है। इवन इसको समझने के लिए आपको आना पड़ेगा हिंदुस्तान में ध्वनि थियरी दी थी आनंदवर्धन ने। उसमें उन्होंने बताया था अभिधा व्यंजना लक्षणा वाला जो शब्द शक्ति होती है, अभिधा लक्षणा व्यंजना। तो व्यंजना को समझने के लिए वो कैसे इंडिविजुअल मीनिंग बदल जाती है वो समझ में आता है आपको। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं दूं जो कि उसमें दिया हुआ है कि अगर कहा जाए कि इट्स गेटिंग डार्क, यानी रात हो रही है, रात होने वाली है, तो अगर ये चीज़ एक गुरु कहते हैं अपने शिष्यों से तो उनका मतलब ये हुआ, इट्स गेटिंग डार्क का मतलब ये हुआ कि पूजन का समय हो रहा है, संध्या की व्यवस्था करो, यानी संध्या की सामग्री जुटाओ, अब पूजा की जाएगी, इसका मतलब ये हुआ। अगर एक चोर बोलता है इट्स गेटिंग डार्क तो इसका मतलब ये हुआ कि अब चोरी करने का समय आ गया है। एक किसान के लिए इट्स गेटिंग डार्क का मतलब हो गया कि घर वापस लौटने का समय आ गया है। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, उनको कहा जाए इट्स गेटिंग डार्क तो उसका मतलब हो गया खेल बंद करो, अब घर चलो। तो आइडिया तो एक ही है, इट्स गेटिंग डार्क, लेकिन उसकी मीनिंग इंडिविजुअल्स के हिसाब से बदल जा रही है। समझ में आया? तो शेक्सपियर भी इसी बात को समझाते हैं कि किसी भी आइडिया या किसी भी वर्ड की मीनिंग अपने आप में कुछ नहीं होती, उसको मीनिंग कौन देता है? ह्यूमन माइंड। अब इसको यहाँ पर बड़े अच्छे से सर ने भी समझाया है एग्जाम्पल दे करके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। फॉर एग्जाम्पल, द सेम पर्सन who is called a terrorist in Jammu and Kashmir is hailed as a freedom fighter in Pakistan। ये सच है ना आज का? जम्मू कश्मीर में कोई टेररिस्ट कहला करके जो मारा जाता है, पता चले कि अगर वो पाकिस्तान से आया हुआ है तो पाकिस्तान वाले उसको क्या बोलते हैं? शहीद बोलते हैं, फ्रीडम फाइटर बोलते हैं। और जम्मू कश्मीर में उसको क्या समझा जाता है? टेररिस्ट समझा जाता है। जैसे एक उदाहरण, अजमल कसाब जो कि कश्मीर में नहीं मरा था बल्कि मुंबई में मरा था,
मुंबई में पकड़ा गया था, बाद में अल्टीमेटली उसको फांसी हुई थी। तो अजमल कसाब को जब फांसी दी गई तो हमारे यहाँ यही कहा गया कि आतंकवादी को फांसी दी गई है, टेररिस्ट को फांसी दी गई है। पाकिस्तान में जब वो न्यूज़ पहुंची कि उसको फांसी दे दी गई तो उसके पेरेंट्स का स्टेटमेंट आया था कि हमारा बेटा मरा नहीं, शहीद हुआ है। तो इंसान तो एक ही है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसको अलग अलग नाम दे दिया गया। अब इस पर बात ये हो सकती है कि बहस ये हो सकती है कि क्या है वो शहीद है कि आतंकवादी है। करते रहिए बहस, उनके हिसाब से वो सही हैं, आपके हिसाब से आप सही हैं। इवन भगत सिंह जिनको आज हम शहीद आज़म के नाम से जानते हैं, हम उनको एक बड़े क्रांतिकारी और एक बड़े फ्रीडम फाइटर के रूप में याद करते हैं। अंग्रेज़ों ने क्या कहा था उनको? बागी। अंग्रेज़ों ने उनको नाम दिया था बागी का। तो अंग्रेज़ों के लिए वो बागी थे, हमारे लिए वो शहीद हो गए, हमारे लिए वो क्रांतिकारी थे। तो बात वही है, इट्स ऑल कंसर्न्ड विद द कॉन्टेक्स्ट, इट्स ऑल कंसर्न्ड विद द ह्यूमन माइंड कि किसी पर्टिकुलर वर्ड की मीनिंग क्या निकाली जाए। ठीक है। Therefore, the world of the person or his identity and significance, it not so much. तो यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि जो पर्सन की जो आइडेंटिटी है या उसकी जो दुनिया है वो उतनी ज़्यादा इस बात को लेकर नहीं है, नॉट सो मच बिकॉज ऑफ एनीथिंग विद इन हिम। उसके अंदर जो कुछ है उसके लिए नहीं है उसका वो नाम या उसकी वो आइडेंटिटी, बट बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर पोजिशनिंग इन अ सिस्टम, बल्कि किसी सिस्टम में उसकी पर्टिकुलर पोजिशनिंग क्या है ये डिसाइड करता है ना। क्वालिटी तो एक ही है, जैसे भगत सिंह की मैं बात कर रहा था तो क्वालिटी तो एक ही है, उन्होंने विद्रोह किया अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ, तो क्वालिटी तो वही है। लेकिन उसी क्वालिटी के कारण कोई उनको बागी कह रहा है, कोई उनको क्रांतिकारी कह रहा है। ठीक है, क्यों? बागी कहने का सिस्टम अलग हो गया और क्रांतिकारी कहलाने का सिस्टम अलग हो गया। तो अलग अलग सिस्टम में जो पोजीशनिंग रहेगी उसके हिसाब से चीज़ें तय होती हैं, आइडेंटिटी तय होती है। मोर ओवर विद इन द ऑटोनोमस फील्ड ऑफ लैंग्वेज टू, तो उसी तरह से जो फील्ड की ऑटोनोमस लैंग्वेज की जो ऑटोनोमस फील्ड है उसमें भी द वर्ड, जो शब्द होते हैं, अब ये शब्द कैसे हो सकते हैं? या तो पिक्टोरियल हो या तो फोनोलॉजिकल साइन हो। पिक्टोरियल का मतलब जैसे देखा होगा ना, वॉशरूम जो होता है, वॉशरूम के ऊपर कहीं कहीं लेडीज़ और जो जेंट्स के वॉशरूम होते हैं उस पर लिखा हो या ना हो वर्ड में, लेकिन साइन बना होता है। वो एक पिक्चर छोटी सी बनी होती है, एक फ्रॉक पहनी हुई लड़की की छोटी सी पिक्चर बनी होती है, कोई चेहरा नहीं होता है, लेकिन समझ में आ जाता है कि फ्रॉक नज़र आ रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लेडीज़ वॉशरूम है। जेंट्स वाले में आप देखेंगे वो कमीज पतलून के रूप के साथ जो है एक छोटी सी पिक्चर बनी रहेगी, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो वो हुआ पिक्टोरियल वर्ड, वो भी वर्ड है, पिक्टोरियल है। या फोनोलॉजिकल साइन, अब वही फोनोलॉजिकल साइन में आप वहाँ पर लिख दिया जाए BOYS बॉयज़, GIRLS गर्ल्स, तो ये हो गया आपका फोनोलॉजिकल साइन। तो ये वर्ड के लिए जो यूज़ किया जाता है, ठीक है, इज़ नॉट मीनिंगफुल इन इटसेल्फ, कह रहा है ये अपने आप में मीनिंगफुल नहीं है। थोड़ा सा आश्चर्य होगा जानकर, क्या कहेंगे, कह रहे पिक्टोरियल तो होना चाहिए मीनिंगफुल, क्योंकि और देखिए यही डिफरेंस है जो है फोनोलॉजिकल और पिक्टोरियल में। फोनोलॉजिकल अगर लिखा रहेगा तो उसको जानने के लिए आपको वो पर्टिकुलर लैंग्वेज जाननी चाहिए, जाननी होगी तभी आप समझेंगे। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप बॉयज़ और गर्ल्स का मतलब समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या कहा क्या है, लेकिन वहाँ पर वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन रहेगा तो आप समझ जाते हैं, आप किसी भी कल्चर के हो आप समझ जाते हैं। बट द थिंग इज़ दैट उसमें भी आपको ये जानना ज़रूरी है कि फ्रॉक जो है वो गर्ल्स पहनती हैं और जो पैंट शर्ट है वो बॉयज़ पहनते हैं, तभी ना आप समझेंगे। तो उस कल्चर को अगर आप नहीं जानेंगे तो आप उसकी मीनिंग नहीं समझ पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो वही कह रहा है कि ये अपने आप में मीनिंगफुल नहीं होता,
ठीक है। द वर्ड और द साइन इज मीनिंगफुल ओनली इन रिलेशन टू अदर साइंस। कोई भी वर्ड अब मीनिंगफुल कब होता है? अदर साइंस, दूसरी साइंस से उसका क्या रिलेशन है उसके आधार पर। अर्लियर in this essay we had discussed how the word day is dependent on the word night in order to be meaningful। वही बात है कि जैसे डे को हम समझते हैं नाइट के रेफरेंस में, जैसे अब वही मैं बॉयज़ गर्ल्स की बात कर रहा था, तो जैसे गर्ल वर्ड आएगा तो आपको रेफरेंस में समझना पड़ेगा गर्ल कौन, मतलब जो बॉयज़ नहीं होते। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जैसे उसमें समझाया जाता है, बताया जाता है कि अगर हमको काऊ को डिफ़ाइन करना होगा तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे? काऊ पर जब आप ऐसे लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? इट हैज़ 4 legs, 2 eyes, 1 tail। तो क्या इतना करने से डिफ़ाइन हो जाएगा काऊ क्या होती है? ये सारी चीज़ें तो घोड़े में भी मिलती हैं, नहीं? तो घोड़े से कैसे अलग है? एक गाय जो है वो घोड़े से कैसे अलग है? उसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि एक गाय क्या है। तो गाय ये है कि गाय घोड़ा नहीं है, गाय गधा नहीं है, गाय भैंस नहीं है। यानी बाकी सबको जब निगेट करेंगे तब गाय को समझ पाएंगे। यानी एक पर्टिकुलर साइन को समझना है, एक पर्टिकुलर वर्ड को समझना है, तो उसको बाकी के रेफरेंसेस में समझना ज़रूरी होता है, ठीक है। He called the pictorial or phonological aspect of the sign or word as the signifier and the concept or the idea it pointed to as the signified। तो दो चीज़ें हैं, जो पिक्टोरियल या फोनोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है साइन का, उसको क्या नाम दिया उन्होंने? सिग्निफायर। और द कॉन्सेप्ट और द आइडिया पॉइंटेड टू एज द सिग्निफाइड। और वो सिग्निफायर जिस आइडिया को पॉइंट करता है उसे सिग्निफाइड नाम दिया, ठीक है। सिग्निफायर और सिग्निफाइड। It was further asserted that there was no inherent connection between a signifier and its signified। और वो बाद में समझाया उन्होंने कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड में कोई इनहेरेंट कनेक्शन नहीं होता है। वो उसमें एक लाइन है कि द रिलेशन बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड इज़ आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का मतलब लॉजिक नहीं लगा सकते आप, वो बस यूं ही होता है। मतलब वही कि एक कुत्ते को कुत्ता क्यों कहते हैं? तो जो कुत्ता है, जो वर्ड है कुत्ता, समझिए, जो वर्ड है कुत्ता, ये बोलने से आपके दिमाग में जो इमेज बन रही है वो सिग्निफाइड है। जो हम बोल रहे हैं वर्ड कुत्ता, ये कुत्ता वर्ड, इसका जो साउंड निकल रहा है या जो स्पेलिंग लिखेंगे, ये हुआ सिग्निफायर। उस सिग्निफायर को सुनने के बाद जो एक मेंटल इमेज बनती है आपके दिमाग में, एक जो कॉन्सेप्ट बनता है, वो है सिग्निफाइड। समझ में आ रहा है? यानी वर्ड और कॉन्सेप्ट, वर्ड हुआ सिग्निफायर और कॉन्सेप्ट हुआ सिग्निफाइड। इसमें कोई इनहेरेंट कनेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? कोई आर्बिट्ररी कनेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको जब आप वर्ड सुनते हैं कुत्ता, तो आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट बनता है वो कॉन्सेप्ट एक इंग्लिशमैन के दिमाग में नहीं बनेगा। वो जब वर्ड डॉग सुनेगा तो उसके दिमाग में वही मेंटल इमेज आएगी, वही कॉन्सेप्ट आएगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई लॉजिकल कनेक्शन होता, कोई इनहेरेंट कनेक्शन होता, तो चीज़ें तो सेम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अलग अलग कल्चर में अलग अलग वर्ड से सेम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की जाती है, तो इनके बीच में कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं होता। द कनेक्शन बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड इज आर्बिट्ररी, ठीक है। It was further asserted that there was no inherent connection between a signifier and its signified, and all linguistic science is both relational and a matter of convention। दो बात, एक जो साइन होती है, लिंग्विस्टिक साइन जितनी भी होती है वो रिलेशनल होती है, और दूसरी मैटर ऑफ कन्वेंशन। रिलेशनल मैंने बताया कि कैसे एक पर्टिकुलर साइन को समझने के लिए अदर साइन की मीनिंग आपको समझनी होगी, उससे उनको निगेट करना होगा, तब पहली की चीज़ समझ में आएगी। और दूसरा मैटर ऑफ कन्वेंशन का मतलब कि कैसे सोसाइटी डिसाइड करती है कि किस पर्टिकुलर वर्ड की मीनिंग क्या समझी जाएगी, ठीक है। दिस होल स्ट्रक्चर ऑफ लिंग्विस्टिक रिलेशंस एंड कन्वेंशंस ही कॉल्ड एज लांग। अब यहाँ पर टर्म आया शैश्योर का, कह रहा है कि यही जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ना लिंग्विस्टिक रिलेशन और कन्वेंशन का, इसी को उन्होंने लांग कहा, LANGUE, लांग। इसको लैंग में मत पढ़िएगा, लांग बोलते हैं इसको, लांग। एंड द पर्टिकुलर यूज़ ऑफ लैंग्वेज पैरोल, और पर्टिकुलर यूज़ ऑफ लैंग्वेज को उन्होंने पैरोल कहा। समझिए बात को, लांग क्या है?
होल स्ट्रक्चर ऑफ लिंग्विस्टिक रिलेशन एंड कन्वेंशन, उसको कहा लांग। तो ये एक बड़ा सिस्टम हो गया है ना, वो हो गया लांग। और पर्टिकुलर यूज ऑफ लैंग्वेज को क्या कहा, पैरोल कहा। ही एडवोकेटेड द स्टडी ऑफ लांग और द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज इंस्टीड ऑफ पैरोल एंड द सिंक्रोनिक और द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज एट अ गिवन टाइम। क्या कहा उन्होंने, शेक्सपियर का क्या मतलब था कहने का, कि लांग की स्टडी की जाए, यानी किसकी स्टडी की जाए, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज की स्टडी की जाए, न कि पैरोल की जाए। यानी इंडिविजुअल यूज़ की स्टडी ना करने की बजाय जनरल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज की स्टडी की जाए, लांग की स्टडी की जाए। एंड द सिनक्रोनिंग और द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज एट अ गिवन टाइम rather than a diachronic और हिस्टोरिकल स्टडी। और क्या कहा, यानी लांग पैरोल में किसकी स्टडी होनी चाहिए, लांग की। दूसरा, सिंक्रोनिक स्टडी होनी चाहिए, न कि डायक्रोनिक। सिंक्रोनिक क्या होता है, सिंक्रोनिक और द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज एट अ गिवन टाइम rather than डायक्रोनिक और हिस्टोरिकल स्टडी। किसी भी लैंग्वेज की स्टडी सिंक्रोनिक वे में की जाए, न कि डायक्रोनिक वे में। सिंक्रोनिक का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्टेज ऑफ टाइम में। डायक्रोनिक में क्या होता है, पूरी हिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो डायक्रोनिक या हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ लैंग्वेज की बजाय उसकी सिंक्रोनिक स्टडी की जाए। यानी दो बातें कही उन्होंने, लांग पैरोल का कॉन्सेप्ट दिया, उसमें कहा कि लांग की स्टडी की जाए, और सिंक्रोनिक जिसमें हम किसी लैंग्वेज की स्टडी एक पर्टिकुलर टाइम में करते हैं, और डायक्रोनिक जिसमें हम हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ लैंग्वेज करते हैं। तो सिंक्रोनिक और डायक्रोनिक में उन्होंने सिंक्रोनिक को तवज्जो दी कि सिंक्रोनिक तरीके से स्टडी की जाए, ठीक है। क्या होता है डायक्रोनिक, लिखा है ना, डायक्रोनिक और हिस्टोरिकल स्टडी विच इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज एंड कंपैरिजन अमंग वेरियस हिस्टोरिकल पीरियड्स। अलग अलग हिस्टोरिकल पीरियड्स में कैसे लैंग्वेज थी उसकी स्टडी करना डायक्रोनिक होती है। क्वेश्चन आता है, अच्छे एग्जाम में पूछता है, सिंक्रोनिक क्या है, डायक्रोनिक क्या है, लांग क्या है, पैरोल क्या है, किसका दिया हुआ टर्म है, ठीक है। तो याद रखिएगा, those prescriptions ostensibly were meant to make the study of linguistics more scientific। और ये सारी बातें कह करके उन्होंने लैंग्वेज स्टडी को मोर साइंटिफिक बनाने की कोशिश की, तभी तो लिंग्विस्टिक्स में इतना बड़ा योगदान माना जाता है उनका। विच इम्प्लाइज मोर वेरीफिएबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी, जिससे इसको और अच्छे से वेरीफाई किया जा सके और चीज़ों को प्रेडिक्ट किया जा सके अगर इस तरह से स्टडी की जाए तो शेक्सपियर के मुताबिक। बट देखिए प्रोफेसर पटनायक की लैंग्वेज क्या है, कहते हैं इट इज़ फुलिश to suggest that the whole of Saussures a course on general linguistics boils down to these few ideas। ये पूरा वर्क ही है उनका, a course on general linguistics जो है ये पूरे किताब का नाम है। तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पूरी किताब में उन्होंने बस यही बातें कही हैं, ऐसा समझना बेवकूफ़ी होगी। बट फॉर आर पर्पसेस, हमारे पर्पज़ के लिए, नहीं देरदा का जो ऐसे है इसको समझने के लिए, इट इज़ इनफ टू स्ट्रेस द आइडिया ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आइडिया को स्ट्रेस करना ज़रूरी है, इनफ है। एंड साइन विच इमर्ज फ्रॉम हिज स्टडी ऑफ लैंग्वेज, यानी हमने अभी जो लिंग्विस्टिक्स में बात की फर्डिनेंड द सैस्योर की, तो उसमें से स्ट्रक्चर और साइन ये दो कॉन्सेप्ट अगर हम निकाल लेते हैं तो हमें देरदा को समझने में आसानी होगी। We also saw his idea that things cannot be understood in isolation। चीज़ों को आइसोलेशन में नहीं समझा जा सकता, यानी उसके लिए रेफरेंस ज़रूरी होता है, ठीक है, उसके लिए रेफरेंस ज़रूरी होता है। आइसोलेशन में कोई वर्ड नहीं समझा जा सकता। यही कारण है ना कि आप दूसरे भाषा की चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, वो आपके लिए आइसोलेशन में हो जाता है, उसका कोई कनेक्शन ही नहीं मिल पाएगा आपको। जब आप कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो समझेंगे कैसे, ठीक है। That the study of one linguistic element or sign inevitably brings in the entire structure or sign system of which that particular sign is a part। मतलब किसी भी लिंग्विस्टिक एलिमेंट या साइन को समझने के लिए हमें उसके पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे साइन सिस्टम को समझना होता है, तभी हम समझेंगे। समझ रहे हैं बात को। जैसे वर्ड अगर डॉग है
तो उसको समझने के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि जो ऐसे लिखा जाता है कैसे उसको डी पढ़ते हैं, कैसे उसके बाद वाले को ओ पढ़ते हैं, उसके बाद वाले को जी कैसे पढ़ते हैं, फिर आप देखेंगे कि कैसे डी को प्रोनाउंस ड करते हैं, ओ होता है, ग होता है, पूरी की पूरी फोनोलॉजी इन्वॉल्व है उसमें। ऐसा नहीं बस डी ओ जी डॉग डॉग मैंने कुत्ता कर लिया हो गया। कैसे समझ पा रहे हैं इसको समझना थोड़ा सा कठिन है, आपको पूरे के पूरे सिस्टम को जानना पड़ेगा, तब वो पर्टिकुलर चीज़ आपको समझ में आती है। चीज़ों को अगर एनालाइज नहीं करेंगे ना तो हम फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, ऐसा क्या है ना। जैसे जब हम कोई डेली रूटीन का काम कर रहे होते हैं ना, तो हमारी जो 5 उंगलियां हैं हाथों की, हम रियलाइज़ नहीं कर पाते कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। वही एक उंगली में हल्का सा कट लग जाए, उसके बाद देखिए, चाहे सब्जी काटनी हो, चाहे कपड़े धुलने हो, चाहे कोई ऐसा काम करना हो, आपको हर समय रियलाइज़ होगा कितनी तकलीफ़ हो रही है। तब आपको समझ में आता है कि उस पर्टिकुलर उंगली का क्या कंट्रीब्यूशन है आपके काम करने में। उसके बिना चीज़ें बड़ी अस्त व्यस्त हो जा रही हैं। तो वो पूरे एक हाथ के सिस्टम का हिस्सा है वो उंगली, तो पूरा सिस्टम काम करता है। ठीक है। तो that the particular sign is meaningful only because it is part of a field of play which involves the entire sign system. कोई भी साइन मीनिंगफुल कब होता है? वो एक सिस्टम का पार्ट होता है, एक साइन सिस्टम का पार्ट होता है, उसके प्ले का पार्ट होता है। PLAY, प्ले। प्ले मतलब यहाँ पर खेलना से नहीं है, वो एक रोल से कह लीजिए। प्ले विच इन्वॉल्व्स द इंटायर साइन सिस्टम। Therefore, through the study of science, one can study the whole science system or structure. तो इस तरह से साइन की जब स्टडी अगर हम करते हैं तो हम पूरे साइंस सिस्टम की स्टडी करते हैं या पूरे स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज़ अ कंस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन माइंड। और ये स्ट्रक्चर बनाया कौन? इंसानी दिमाग ने। और द वे इट परसीव्स और ऑर्गेनाइजेज द वर्ल्ड और एक्सपीरियंस, जिस तरह से इसको परसीव किया जाता है या जिस तरह से ये दुनिया को उसका निर्माण करता है, उसके एक्सपीरियंस का निर्माण करता है। मोर इम्पॉर्टेंटली, Saussure predicted that other social or cultural phenomena could be studied as science systems like the study of language. एक स्टेप आगे बढ़कर के Saussure ने यह भी कह दिया कि जो अदर सोशल या कल्चरल फिनोमेना है उसको भी हम साइंस सिस्टम की तरह समझ सकते हैं, स्टडी ऑफ लैंग्वेज की तरह समझ सकते हैं कि वो भी कैसे एक साइंस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है। तो साइन, सिग्निफायर, सिग्निफाइड, लॉन्ग, पैरोल, डायक्रोनिक, सिनक्रोनिक, स्ट्रक्चर, साइन सिस्टम, साइन, ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आएंगी तो अब आप धीरे धीरे दृढ़ता को थोड़ा थोड़ा समझ पाएंगे। तो आज लिंग्विस्टिक्स की बात की हम लोगों ने, अगले वीडियो में एंथ्रोपोलॉजी का पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है।